नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बरसात से तबाही हुई, ऊपर से आफत की बारिश बरसी, लेकिन वहीं पे जो हमारे यहाँ पे हमने हाइड्रो के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पूरे भारत की बिजली जो चमकती है उसमें हिमाचल का योगदान ज्यादा रहता है। यहाँ पे लगभग 23 बांध हैं, जो 23 काफी परियोजना है, उनमें जो 23 बड़े बांध हैं उनमें से लगभग 9200 मेगावाट बिजली तैयार की जाती है। लेकिन इन बांधों के गेट अचानक बरसात के दौरान खोल दिए गए और सुरक्षा मानक जो है, मानदंड जो तय किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और सरकारों द्वारा, 21 बांधों ने उनकी पालना नहीं की। इसका खुलासा तब हुआ जब जिलों से रिपोर्ट आई और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना जी ने इस बारे में बैठक ली और सख्त हिदायत दी कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि बड़े जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फसलों का नुकसान। और 1000 लोग इसमें मंड क्षेत्र में फंस गए, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के। उनको एयरलिफ्ट किया गया वायुसेना के जहाज से। ये सब लापरवाही से हुआ। बिजली परियोजना, उसमें लापरवाही में कई लोग शामिल हैं, कई परियोजना, सरकार भी है, गैर सरकार भी है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं राज्य के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं अमित पठानिया जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सी चंद्रकेश आयता जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अमित जी जिस हलकों से ताल्लुक रखते हैं, जिस हलके से, उसका भी हुआ है। तो अमित जी से जानना चाहूंगा कि इतनी बड़ी लापरवाही जो बरती गई, आपने तो राहत बचाव कार्य में भी लगे रहे, आपने उस समय क्या देखा कि अगर प्रशासन और ये बांध प्रबंधन निर्णय समय पर उचित कार्रवाई करते तो ये हादसे नहीं होते। जी अमित जी। अमित जी। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को नमस्कार जी। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है जी, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था जी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। हुआ क्या कि जैसे बरसात का मौसम शुरू हुआ, अमूमन देखने को आपको मिलेगा कि जब भी बरसात होती थी तो ये फ्लड जो बांध जी है, पोंग डैम जिसको हम कहते हैं, जो कि तलवाड़ा और फतेहपुर के बॉर्डर पे स्थित है, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे जी बिल्कुल स्थित है। और जब जब भी बारिश शुरू होती थी तो उनको फ्लड को, जो गेट है इनके, जो 21 गेट है, उनको 21 गेटों को थोड़े थोड़े करके खोल दिया जाता था। 1 फुट 2 फुट 3 फुट के ऊपर वो लेके खोल देते थे। इस बार देखने को क्या मिला, प्रशासनिक चूक माने, जब इससे आपके चूक माने परियोजना वालों की, कि इस बार फ्लड जो खोला गया लास्ट मोमेंट पे, जब उनकी खतरे की घंटी जब 1300 1350 से ऊपर जब वो डैम फुट की हाइट पानी की गई, तब उन्होंने पानी खतरे के को जो निशान के गेट ऊपर। जो डैम जो खोले वो 10-10 फुट के ऊपर खोल। हाँ, वो खतरे के निशान के ऊपर जैसे पानी पहुंचा तो उन्होंने 10 फुट के तुरंत प्रभाव से 10 फुट के ऊपर उन्होंने पानी फेंक दिया। जैसे पानी नीचे की तरफ मंड क्षेत्र की तरफ गया, 52 गेट जिसको हम 53 गेट भी बोलते हैं, 52 गेट जो जिनका जी नाम है जगह का, जी स्थाना जिसमें स्थाना जगह है, जी मंड है ना, बिल्कुल मंड में यानी जो जगह है, सारी की सारी जो जितनी भी जगह है, बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, प्रवासी मजदूर आते हैं, प्रवासी गुजर आते हैं, जो अपने गाय भैंस को लेके आते हैं, जो उनका स्थायी निवास भी है, और कई जगह लोग। घर भी है, कईयों ने घर भी बनाए हैं। तो जी जैसा पानी उन्होंने छोड़ा तो पानी ने अपनी 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 डायरेक्शन को चेंज किया, जो कि खनन के ऊपर भी, जो आज हम माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवादी हैं कि पहली बार इतिहास में किसी एक मुख्यमंत्री ने साहस किया कि खनन के ऊपर उन्होंने कहा कि सारे क्रैशर जो है बंद किया जाए, क्योंकि खनन के पीछे कहीं जी ना कहीं वो नुकसान वहां पे हुआ है, ये हम भी कहते हैं। जी तो उसी उसी रिवर बेड पे जो खनन है। के वजह से जो पानी की डायरेक्शन जैसे, हाँ, रिवर बेड के ऊपर जैसे वो डायरेक्शन चेंज हुई, तो उसने अपना अपना एरिया, जो आपका जो एरिया जो पंजाब की तरफ जाना था, उसने हिमाचल की तरफ बाया, जो इंदौरा जो है, जो इंदौरा भी उसमें जी आता है, आर्नी यूनिवर्सिटी का एरिया आता है, ठाकुर द्वारा आर्मी आता है, यूनिवर्सिटी तो पूरी नीलमा तरह आता है, जलमग्न हो गई थी। भोदरमा आता है। बिल्कुल। हाँ, जलमग्न आपको मुख्य, हाँ, मैं वही कह रहा था डॉक्टर साहब कि वो सारी की सारी जो पानी जैसे वहां वहां पे निकला, तो पानी अपना रास्ता अपना खुद ही बदलाते चला गया, जो कि लगातार 6 दिन के लिए पानी वो उन्होंने अपने डैम जो पानी वो छोड़ा। 6 दिन का पानी जी आप हिसाब लगाइए, जो पानी हर महीने जैसे बरसात शुरू होती थी, जैसे पानी छोड़ने की व्यवस्था हो जाती थी, जो कि डैम प्रबंधन के द्वारा वो नाकामी देखी गई।
इसी पर मुख्यमंत्री बिल्कुल उन्होंने रोक के रखा, उनको कहा कि हाँ, उन्होंने बिल्कुल रोक के रखा। जैसे लास्ट मोमेंट पे पानी का बहाव बढ़ा तो उन्होंने एकदम से खोल दिया। जबकि हमारी जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और खासकर मैं जो आपके ओंकार चंद शर्मा जी हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव भी हैं, उन्होंने तत्काल दोनों मुख्यमंत्री जी का ध्यान में लाते हुए बात को फौरी राहत पे हेलीकॉप्टर अरेंज किए, वहां पे एनडीआरएफ की टीमें भेजी। हम खुद वहां पे थे। भवानी सिंह पठानिया फतेहपुर के एमएलए, मलिंदर राजन जी इंदौरा के एमएलए, सारे प्रशासनिक रात के 3-3, 4-4 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इसी के नतीजे अनुसार जो माननीय सुखू जी की जो सोच थी और उनकी कार्यप्रणाली को देखते जो उन्होंने डिसीजन लिए, उसी का फल स्वरूप जो है 1047 लोगों की एयरलिफ्ट करके जान बचाई गई। जी, लेकिन लोगों की जान तो बचा ली, लेकिन अब बिल्कुल अब मुख्य सचिव का कहना है कि क्यों इनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चूक है। ये तो एक तरफ का ही है, वहीं पे पंडोह का लारजी का पानी भी छोड़ा गया। पंडोह बाजार में तबाही हुई, लोगों के घर चले गए, दुकानें चली गई, आपके मंड एरिया के लोगों के खेत चले गए, मवेशी बह गए, गुजरों के जो गुमंतु गुजर थे वहां पे थे, और लोगों ने कैसे प्राण बचाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक चूक भी है अमित जी, क्योंकि अगर डिप्टी कमिश्नर आपदा डिजास्टर में अगर वो निर्णय लेते इन डैम से के साथ संपर्क करके, पहले थोड़ा थोड़ा, बरसात कब से शुरू हुई है, जुलाई में भयंकर बरसात हुई है, तबाही हुई है, थोड़ा थोड़ा पानी ये छोड़ते तो ये आपदा नहीं आती। वही पंजाब में भी हमें बदनामी मिली है कि हिमाचल ने पानी छोड़ा, हमारे यहाँ नुकसान हुआ है। जी नहीं डॉक्टर साहब, आपकी बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जैसे बरसात शुरू होती है, अमूमन देखने को मिलता था जैसे बरसात शुरू होती थी तो थोड़ा थोड़ा डैम का 1-1 फुट 2-2 फुट गेट वो खोल देते थे, ताकि वो पानी जो है अमूमन अपनी स्पीड पकड़ता रहे और अपनी दिशा में चलता रहेगा पानी। परंतु जैसे ही लास्ट मोमेंट पे उनका खतरे के निशान के ऊपर पानी जैसे आया तो उन्होंने सीधा 10 फुट, ना कि 1 फुट 2 फुट 3 फुट, सीधा 10 फुट गेट खोले, जिसकी वजह से जो प्रेशर था पानी का वो अपनी डाइवर्शन ऑफ रिवर का जो डाइवर्शन उसने करी, अपना बांध तोड़ा, बांध तोड़ के जो मंड एरिया में पूरा का पूरा पानी जल में हो गया। इसी का कारण था। कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक बहुत बड़ी चूक थी, और थैंक गॉड हम भगवान का शुक्रगुजार हैं कि कोई जान नहीं गई, जान नहीं गई। जो जानवर तो बहे उसमें, लेकिन मानव जीवन नहीं गया। जी हाँ, मानव जीवन नहीं गया वो उसमें कहीं ना कहीं। और हमारे जब माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पे इस एरिया पे आए तो गुजरों ने उनको, जहाँ के वो जो निवासी थे, स्थायी निवासी, उन्होंने खुद उनको अपनी पीड़ा को सुनाया कि 1988 के बाद ये पहली त्रासदी है। 1988 के बाद जो आज हमने त्रासदी देखी, ऐसी त्रासदी हमने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखी। हम तो बहुत छोटे थे, 1988 में हमारा जन्म हुआ, परंतु तब के लोगों ने ये कहा कि जो माइनिंग के क्षेत्र में जो माइनिंग हुई है ना, क्योंकि देखिए माइनिंग तो ये तो है नहीं कि 6 महीने में माइनिंग हुई है, पिछले 5 साल से माइनिंग, ये तो बरसों से बरसों से चला हुआ सिलसिला है, बरसों से चली हुई है, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल जब भी होते थे छोटा मोटा चलान कर देते थे। आज जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है ना, और मैं ये कहता हूँ कि अगर सरकार शिमला के ऊपर भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन, कोई ऐसा रूल फॉलो करे कि जो पहाड़ी एरिया है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से कितनी उनकी जनसंख्या होनी चाहिए, कितने घर बनने चाहिए, वो भी। जी चलिए, ये तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट अब तय करने जा रहा है। उन्होंने हिली स्टेट के लिए एक एक्सपर्ट पैनल बनाने के लिए बोल दिया है। शिमला की बात और पूरे हिमाचल की बात भी पहाड़ी राज्यों के साथ उसमें आ जाएगी। चलिए अब संजय जी, सवाल ये है कि प्रशासनिक चूक इसमें भयंकर है। हाइड्रो प्रबंधन, जो बांध प्रबंधन है, उनकी चूक है, क्योंकि 23 बांधों में से 21 बांधों ने जो सुरक्षा मानदंड है उनका पालन बिल्कुल नहीं किया है। उनमें सरकारी परियोजनाएं भी शामिल हैं, बिजली बोर्ड की परियोजनाएं भी शामिल हैं, हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन की भी शामिल है, और सिर्फ 2 बांध, एक एनटीपीसी का कोल बांध और एक निजी क्षेत्र का जो है कड़छम बांगतू बांध, इन दोनों ने जो सुरक्षा मानदंड थे उनका पालन किया, उसके अनुसार पानी छोड़ा। और हम त्रासदी पहले भी झेल चुके हैं। लारजी में एक बार 2014 में भी पानी छोड़ दिया था, और उसके बाद 24 बच्चे बह गए थे उसमें और उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन हमने सुधार नहीं किया। जी संजय जी। डॉक्टर पथरिया, देखिए इसके लिए जो है डैम्स के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो रूल कर
रूल कर्व एक जी ऐसा नियम बनाया गया है जो पानी की टैबुलेशन, इसका जो है वो जी कितनी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वांटम ऑफ वाटर क्या रहना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए, कितना भरा है, इसको पूरी मॉनिटरिंग इसकी होती है। और ये जी सिर्फ भारत के लिए, हिमाचल के लिए नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है जहां भी डैम बने हैं जिस जिस देश के अंदर हैं उसके उसके लिए जो है वो रूल कर्व जो है वो एक बनाया गया। लेकिन उन नियमों का पालन जो है वो अधिकतर अधिकतर डैम्स जो है वो देश के अंदर, हिमाचल प्रदेश भी उसी जी में, वो नहीं किया जाता है। और उसका परिणाम जो है वो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, जिस तरह से इस बार हिमाचल को वो देखना पड़ा है, वो उठाना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं जो है वो पूरी तरह से प्रशासनिक और वहां पे बैठे हुए अधिकारी जो है, जो उस पानी के कितना छोड़ना है, कितना रखना है, इस सब के लिए जिम्मेदार है, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए हैं। और इसमें जैसा आपने भी कहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो सरकार की भी पूरी चूक है, क्योंकि प्रशासन जो है वो सरकार का है। और जो प्रशासनिक अधिकारी थे, क्या उन्होंने जब से बरसात शुरू हुई थी, क्या वो नोडल ऑफिसर होने के नाते उनका उन डैम्स के साथ जो है वो तालमेल नहीं बनाना चाहिए था? उन अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा रखना चाहिए था? आखिर कैसे जो है, जब पानी छोड़ने की कैपेसिटी जो है वो 40,000 क्यूसिक मीटर्स है, वो किस तरह से जो है वो एक ही बार में जो है वो 1,60,000 क्यूसिक छोड़ दिया जाता है? क्या उसके लिए जो है सरकार की तैयारी थी? क्या दूसरे प्रदेशों को जो है, साथ लगते पंजाब को जो है, क्या उसकी अलर्ट किया गया? इंफॉर्मेशन बिल्कुल दी गई थी? आप अपने बिल्कुल अपने प्रदेश को भी जो है वो आप आपदा में डाल रहे हो। एक तो ऑलरेडी आपदा से घिरा हुआ है और उसको जी आप एक और आपदा, अगर आप डैम वाले को बोलो तो इसको आप, ये जो आपदा थी, जो डैम से पानी छोड़ा गया है, जो पंडोह के अंदर हुआ है, जो भाखड़ा के ये अपना अ, इसके लारजी यहाँ इंदौरा और इस इलाके में हुआ है, इसको पांगडा आप, इसको प्राकृतिक आपदा नहीं, इसको आप मैन मेड आपदा, ये जो जी है ये व्यक्तियों द्वारा की गई आपदा है। और इसको गंभीर अपराध की श्रेणी में जो है वो इसको लेना चाहिए। और उसमें चाहे बीबीएमबी के अधिकारी हैं, चाहे किसी और परियोजना के अधिकारी हैं, और साथ लगते उन जिलों के जो भी प्रशासनिक अधिकारी इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, उनको भी जो है उनके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए, केस एफआईआर होनी चाहिए, आपराधिक जी मुकदमा जो है वो उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। तब हम समझेंगे कि मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की गंभीरता जो है वो इस विषय को लेकर के, क्योंकि हमें भविष्य के लिए भी जो है वो कुछ ऐसे नियम सेट करने हैं कि अगर आप कोताही बरतेंगे तो उसकी जो है उसका परिणाम जो है वो ये कानूनी होगा। और कानूनी उसके अंदर जो है इनकी जिम्मेदारी जो है वो आर्थिक जिम्मेदारी भी जो है वो उन परियोजनाओं के जो भी जिस भी उसके अंतर्गत आती है, उनकी, उन अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। उनके ऊपर आर्थिक जो है वो दंड जिम्मेदारी भी जो है वो तय करनी, आपराधिक के साथ साथ आर्थिक जिम्मेदारी जो है वो भी तय होनी चाहिए। अब आप देखिए कि जब 2014 में जब लारजी के अंदर जो है वो 24 बच्चे हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे बह के चले जाते हैं, कितना आप उस नुकसान का, जिन माँ बाप ने उन बच्चों को खोया है, उसके बाद भारत सरकार ने 2014 के अंदर जो है वो नए नियम निर्धारित किए। भारत सरकार ने जी एक बार जो है जितनी भी परियोजनाएं हैं, बीबीएनबी है, एनएचपीसी है, चाहे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड है, एसजेबीएन है, नॉर्दर्न ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर लिमिटेड है, सभी जितनी बड़ी परियोजनाओं, जितनी भी देश की बड़ी परियोजनाएं थी, उनको एक नई गाइडलाइंस बना करके भी दी। और उनको उन गाइडलाइंस को जो है वो लागू करने के लिए भी जो है वो उनके मानदंड तय किए। लेकिन जिन अधिकारियों ने नहीं माना, आज प्रदेश किस स्थिति में आकर के हमारी हास्यास्पद स्थिति हो गई है। वहीं जो है आप ये देखिए, भाखड़ा से पानी छोड़ा जाता है, लेकिन पंजाब को पहले इत्तला है, वहां पे कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती है। वो सबसे बड़ी परियोजना है, उसके छोड़ा जाता बिल्कुल है। अगर उसका पानी इस तरह से छोड़ा जाता तो आधा पंजाब बर्बाद हो जाता, आधा हरियाणा बर्बाद हो जाता। लेकिन वहां पे वो मानदंड जो है वहां के अधिकारियों ने जो है वो फॉलो किए और वहां पे ऐसी स्थिति नहीं बनी। तो इन स्थितियों के लिए, और आपने अच्छा किया, इस बहुत बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज आपने रखी। केवल हम उन परियोजनाओं को डिस्कस कर रहे हैं जो हमें दिखी हैं,
लेकिन जो जी छोटी परियोजनाएं, जो निजी और छोटी परियोजनाएं जो है, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर नहीं है, उनके चाहे वो 2 मेगावाट की है, 4 मेगावाट की है, ऐसी परियोजनाएं भी बहुत है। वहां पे गांव के अंदर बहुत नुकसान हुआ है, जो भूमि कटाव हुए हैं, लोगों की फसली जमीन जो है, वो फसलों वाली जमीन जो है, उपजाऊ जमीन जो है, उसको जो है वो खतरा पहुंचा है, बर्बाद हुई है फसलें, वहां का भी आकलन होना चाहिए। सरकार को जो है वो भविष्य के लिए जो है वो नीति निर्धारित करनी चाहिए कि आखिरकार जो है वो ऐसी चूक जो है, प्रशासनिक चूक है, जी अगर परियोजना अधिकारी उसके अंदर अगर जिम्मेदार हैं, तो उतना ही जो है वो प्रदेश का प्रशासन जो है वो भी जिम्मेदार है। इसलिए मेरा तो बार बार यही बोलना है कि इसको हल्के से लेकर के जो है, 4 शब्दों के अंदर ये बात जो है वो सिमटने वाली नहीं है। जो नुकसान हुआ है वो भविष्य के लिए ना हो। आपने देखा होगा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री गए, लोग उनसे मिलते हैं, नूरपुर के एरिया के अंदर मिलते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, उनके 2 क्रैशर हैं, और उन्होंने वहां पे आरोप लगाया कि ये क्रैशर उस एरिया के अंदर है और जहां पे नुकसान हुआ है, और ज्यादा नुकसान इसलिए हुआ कि माइनिंग कर करके जो है वहां पे, और वो नेता भी वहां पे उपस्थित थे उस समय, ये अमित जी को भी पता होगा अगर ये वहां पे होंगे, तो उस नेता के ऊपर वहां के लोगों ने सरेआम आरोप लगाया कि आपकी पार्टी के नेता के द्वारा की गई माइनिंग की वजह से जो है वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान हमें जो है वो झेलना पड़ा है। तो केवल मात्र जो है, अब आज ही आप देखिए मुख्यमंत्री कितने गंभीर रहते हैं। आपने एक समय में एक्शन ले लिया है, आपने 80-90 जो है वो क्रशर बंद किए हैं, लेकिन आज ही मैं समाचार पत्रों के अंदर पढ़ रहा था कि वो एक प्रेशर जो है, क्योंकि प्रदेश के अंदर जो है वो प्रेशर लॉबी जो है, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और ये अपने नियम जो है, अपने शर्तों के ऊपर जो है वो सरकारों को मनवाते भी हैं और अपने प्रेशर जो है वो चलाते भी हैं। और आज ही जो है कि सरकारी परियोजनाओं के काम रुक गए हैं, लोगों के घरों के काम रुक गए। कौन से काम रुक गए? कौन सी परियोजना का काम प्रदेश में अभी तक शुरू हुआ है? और अगर अभी तो आपदा से नहीं निकल पा रहे हम, अभी आपदा से नहीं निकले हैं, लेकिन वो प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि ये धनाढ्य लोग जो हैं, माइनिंग माफिया प्रदेश के अंदर जो है वो बहुत स्ट्रांग लॉबी है, और ये हर किसी को मैनेज करना जो है वो जानते हैं। इसलिए अब उसके ऊपर टिके रहना, अब आप देखिएगा कल 10 दिन के बाद आ जाएगी कि एक बार पुनर्समीक्षा हो रही है, फिर 10 खोले जाएंगे, 15 खोले जाएंगे, 20 खोले जाएंगे, और अल्टीमेटली जो है वो 2 महीने के अंदर 90 के 90 जो है वो खोल दिए जाएंगे। अब बिल्कुल 90 के 90 खोल दिए। आप आज की तारीख को और इस बहस को याद रखिए, वो सब जो है क्योंकि नेताओं के है, अधिकतर नेताओं का पैसा लगा है, नेता इसके अंदर है, और उन नेताओं के दबाव के अंदर जो है वो सरकार हमेशा रहती है। इसलिए जो है अब देखने वाली बात यह है कि कितना गंभीर जो है वो मुख्यमंत्री इस कदम के ऊपर रहते हैं। जी। चलिए आस्था जी, ये जो हमने हिमाचल में बांध बना लिए हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए आपदा भी बन रही है। 1000 से ज्यादा लोग वहां फंस गए जब पौंग डैम के खुले, लारजी और इसने पंडोह में तबाही ला दी, मंडी में तबाही ला दी। अब लगभग और भी परियोजनाएं बननी जा रही हैं, लगभग 2000 मेगावाट की निर्माणाधीन है, और डैम बनेंगे, और सुरक्षा मानकों का, मानदंडों का पालन नहीं हो रहा है। 2014 के बाद रूल कर्व बने, और अर्ली वार्निंग सिस्टम की एक बात कही गई, लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहीं नहीं दिया गया। इंतजार किया जाता रहा हमारा खतरे का निशान क्रॉस करे और हम गेट खोलें, और ये प्रक्रिया लगभग सभी परियोजना प्रबंधकों ने अपनाई, चाहे वो सरकारी थी चाहे गैर सरकारी थी, और इस आपदा को और बढ़ाया। और प्रशासनिक चूक हुई क्योंकि अधिकारियों ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंसर्न ने कोई ध्यान नहीं दिया इस पे। तो सरकार अब कह रही है कि हम इन पे कानूनी कार्रवाई करेंगे, नुकसान का आकलन करेंगे। लेकिन जब लारजी के गेट खोले गए थे 2014 में, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरियां तक हुई है, मामूली सी इंक्वायरियां हुई और बंद होगी, लेकिन 24 बच्चे लोगों के चले गए उस समय। आज भी यही हाल है। जी आस्था जी। जी पथरिया जी, थोड़ा सा दर्शकों के लिए भी और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एक्चुअली ये सारे का सारा डैम इरेक्शन का होता क्यों है, इरेक्ट क्यों किए जाते हैं और इसका पर्पस क्या है। बिकॉज मैंने अपना जो कैरियर शुरू किया था एज अ इंजीनियर वो नाथपा जाखड़ी प्रोजेक्ट से ही शुरू किया था जी। तो डैम में क्या होता है, देखिए जब भी आप बिजली को पैदा करते हैं तो बिजली, इसको हम लोग हाइड्रो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल बोले
जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मूवमेंट, ऐसे ही हाइड्रो इंजीनियरिंग जो होती है या हाइड्रो एनर्जी जो जिसको बोलते हैं हम, ये जी ग्रेविटी को यूज करके किया जाता है। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है mgh। तो m मींस मास, तो वो या तो आप बहुत ज्यादा पानी गिरा दीजिए किसी छोटी, उससे भी तो ग्रेविटी तो कांस्टेंट रहती है। h मींस ज्यादा डिस्टेंस से आप गिराएंगे तो ज्यादा आपको पावर मिलती है। जब आप जी डैम को इरेक्ट करते हैं तो एक बड़ा वॉल्यूम पानी का इकट्ठा करना होता है, उसके बाद वो MAT के थ्रू, मेन एक्सेस टनल के थ्रू जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक सर्ज टैंक पे पहुंचता है। सर्ज टैंक पे जहां पे डीसील्टिंग चेंबर्स वगैरह भी होते हैं, क्योंकि जो टर्बाइंस होती है वो बहुत महंगी होती है। वहां से जब पानी गिराया जाता है तो उस पे जो ब्लेड्स लगे रहते हैं, तो डीसिल्टिंग में ज्यादा जो हमारा रेत होता है, एक पर्टिकुलर उससे ज्यादा अगर वो आता है तो उसको वो खराब कर देता है जी टर्बाइंस को। अब इसमें हिमाचल ने किया क्या है, एक आपने दोहन तो कर लिया, अपनी जो एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी है, उसका यूज तो कर लिया आपने, लेकिन उसके साथ साथ ही भी बहुत ज्यादा नुकसान जो होते हैं। पहला नुकसान तो ये होता है कि जो नदी में निचली उस पे फ्लोरा एंड फौना था आपका, वो सारा एरिया ड्राई अप कर दिया आपने, और वहां लोगों को आपने एक तरह से वंचित कर दिया डाउन स्ट्रीम में। जी अब खनन में जब भी पानी छोड़ा जाता है, देखिए जो रिवर बेड होता है, अगर आप पानी धीरे से छोड़ेंगे, कम छोड़ेंगे, तो रिवर बेड नीचे को हमेशा काट के या साइड से चलता है। लेकिन खनन होने के कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है, जो अपना कोर्स बदलती है रिवर, वो तब बदलती है जब हाई वॉल्यूम में आप अचानक से पानी छोड़ते हो, वो बहुत ज्यादा तेजी से नीचे उतरता है। सरकार का पहला फेलियर ये है इन सारी प्रोजेक्ट कंपनीज का, और सरकार का फेलियर इसलिए है कि सरकार के पास मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से लगातार ये चीज आ रही थी कि अगले 24 घंटे में इतनी बारिश होगी, अगले 5 दिन इतनी होगी, 7 दिन तक ये मौसम खराब है। तो इनको बिल्कुल पानी रिसीड करवाना चाहिए था इमीडिएटली, 1 फीट 2 फीट के लेवल से पानी छोड़ना शुरू कर देना चाहिए था। उससे क्या होता कि डैम खाली होते धीरे धीरे धीरे, और पीछे से जो पानी आता। अब ये सबक भी नहीं सीखते हैं। जैसे लारजी का एग्जांपल आप बता रहे थे, जब वो बच्चे गए तो बिना किसी अलार्म के, और ऐसा नहीं है जी कि बिल्कुल बहुत दूरी थी वहां पे, आप पानी को बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए किसी को खतरा भी है वहां पे, तो उन बच्चों को तो ये भी पता नहीं लगा कि हुआ क्या है। और ऐसा ही जी यहाँ पे पोंग डैम में भी क्या हुआ है कि आपने इतना बड़ा डैम है आपके पास, जहां पे थाउजेंड्स ऑफ क्यूसेक पानी है, तो आप ये तो आप अपने लिए एक तरह से डैम भी टूट सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये फाउंडेशन तो स्ट्रांग होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं तो वॉल्स भी एक प्रेशर को उसको नहीं झेल पाती, क्योंकि नीचे सबसे ज्यादा क्योंकि प्रेशर है, तो वहां तो स्ट्रेंथ पे काम किया जाता है। तो बिल्कुल आपने सरकार का सबसे बड़ा फेलियर ये था कि ना तो इन्होंने आपस में किसी भी प्रोजेक्ट ऑफिसर से लेकर के, किसी भी बोर्ड के अधिकारी से लेकर, सरकार के जो डीसी से, या मान लीजिए ऐसे समय में नियरेस्ट जो भी उनके आसपास जो भी मान लीजिए SDME लेवल का अगर अधिकारी था, इमीडिएटली उसको ये कहना चाहिए था कि अगले 24 घंटे के लिए क्या तैयारियां हैं हमारी, और अगले 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए क्या है। अब ये जो सबसे बड़ी तबाही वहां पे क्या हुई, ये जो सैंज और भुंतर का उड़ाया है, ये सिर्फ और सिर्फ जी यही है कि ये बहुत बड़ी एक निग्लिजेंसी है। अगर वो इतना ज्यादा पानी नहीं छोड़ा जाता, इतने लोगों को वहां पे अपने घरों से, अपनी दुकानों से, अपने कारोबार से वंचित नहीं होना पड़ता। सरकारें कभी भी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट्स हो, हम लोगों की एक सबसे बड़ी ये वो होती है कि हम लोग मिस्टेक से कभी भी सीखते नहीं है। अलार्म सिस्टम्स होते हैं, अगर आपको शायद पता हो, एक लेवल पे एक अलार्म सिस्टम फिट किए गए हैं। लारजी में तो उसके बाद फिट किया है, वो कंपनी से भी मेरी बात हुई थी इमीडिएटली फ्लड के आसपास पे, कि हम लोग, मैंने कहा जी कि वहां पे इंस्टॉल थे कि नहीं, वो इंस्टॉल थे नहीं थे लेकिन वो चालू ही नहीं किए गए। और यही जी यही यहाँ पे पंडोह में हुआ। पंडोह में इतना ज्यादा पानी एक साथ कैसे आ सकता था, जबकि आपको पता था कि बिल्कुल सारे का सारा पानी आगे आ सकता है। हाँ, एक बिल्कुल जो मुझे सबसे बड़ी वो लगती है कि कार्रवाई के नाम पे अब लीपा पोती जो है वो शुरू हो जाएगी। वो अब शुरू हो ये गई तो है बिल्कुल हम लोग तो इसमें खुश हो रहे हैं कि हमारी वहां पे जिंदगियां जो है बच गई, लोगों की नुकसान नहीं है। लेकिन आप सोचिए, जिसका घर चला गया, वो जिंदगी भर की उसकी पूंजी खत्म हो गई, तो वो एक तो बिल्कुल सफर उसी बराबर पे है। जिसका खेत खलिहान चला गया,
जिनके और ज्यादा विपदा में ऐसे समय पे आप एक दिन 2 दिन आप 4 दिन जो लोगों को तकलीफ होती है तो उसको याद रहता है वो ट्रॉमा जो होता है जिंदगी दिलवा। अब सरकार को ये चाहिए कि इसमें लीपापोती ना हो, आगे के लिए तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी ही चाहिए। बिल्कुल आपके पास बिल्कुल सबसे बड़ा बिल्कुल। एग्जांपल जो आसपास के भी हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोल डैम को छोड़ करके जैसे आपने कहा करचम वांगतू एक अपने आप में सबसे डेंजरस उस पे है, क्योंकि उसका बिल्कुल आगे का पानी जो है वो बिल्कुल साथ जो दूसरा डैम है और पावर हाउस है संजय विद्युत परियोजना, उसके बाद जो है नाथपा का जो डैम है वो खड़ा है। उसके बाद अगले इसी रिवर बेड पे सतलुज के उस पे बहुत सारे और भी डैम्स हैं। तो ये सबके लिए अलार्मिंग बेल्स हैं। बार बार अगर हम नहीं जागे तो ये हालतें और खराब होगी आने वाले दिनों में। जी। और जी मैं आज तो जी ये जानना चाहूंगा कि एक चूक वो भी देखी, आपने देखा होगा कि समाचारों में बहुत रहा कि मलाना बांध जो है ऊपर कुल्लू वैली में, उसके गेट जाम हो गए, क्योंकि कभी भी वहां से शायद मुझे लगता है गेट खोलने का प्रयास हुआ नहीं आज तक बरसातों में, और एनडीआरएफ की टीमों को लंबा समय लगा और डैम्स के ऊपर से पानी आता रहा। ऐसी स्थिति में तो डैम, आप जैसा बता रहे हैं कि वॉल ऊपर जैसे वाटर प्रेशर बढ़ेगा वॉल कमजोर होती जाती है, तो अगर वो डैम कहीं टूट जाता, ऐसा कहीं संकट आ जाता, तो नीचे तो पूरे मणिकर्ण वैली के लोग बह जाते पूरे के पूरे। तो चूक तो हुई है सरकारों से, ये बहुत बड़ी चूक है ये, और सरकारें सीख भी नहीं रही हैं इस पे। जी एग्जैक्टली वो आप दोनों चीजों में देखिए, जब सरकार उसको पता होता है कि मेरे को पावर हाउस को शट डाउन करना है और मेरे को जो गेट्स हैं वो मेरे अपने बंद करने हैं ताकि मेरी टर्बाइंस जो है वो खराब ना हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपका जो पानी है वो तो वेस्टेज है, उसको आप डैम में नहीं रिजर्वर में इकट्ठा नहीं कर सकते, तो आप धीरे धीरे उसको छोड़ना शुरू कीजिए। और ये तो एनुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप गेट्स को तो कम से कम चेक कर लें वो प्रॉपर्ली वो लुब्रिकेटेड है, लुब्रिकेशन उसमें है कि नहीं। मशीनरी वो गेट्स होते हैं छोटे छोटे दोनों साइड्स पे, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो उसके सिस्टम से ऊपर वो चलते हैं। और अगर वो जैम होते हैं और ये जो डैम्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही गेट है, 10-12 गेट्स होते हैं, आप एक एक दो को टेस्ट कर सकते हैं, बार बार चेक कर सकते हैं। और एक एक दो फुट अगर पानी आप छोड़ेंगे तो नीचे का जो जीव होता है, चाहे मछलियां हैं और सारे बहुत सारे हैं, तो उनको भी पानी मिलता रहता है। अब अभी उस गाइडलाइंस का भी मुझे नहीं लगता ये लोग फॉलो करते हैं। नहीं वो कुछ परसेंट पानी तो छोड़ना ही होता है हर डैम से, लेकिन नहीं छोड़ते हैं ये, उसका भी जर्नल जो छोड़ना होता है 12 माह। जी तो संजय जी सवाल ये है कि अब मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद थोड़ी सख्ती करने की कोशिश तो की है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और जो नुकसान हुआ उसका आकलन करके कहीं ना कहीं इनसे वसूला जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ यही परियोजना प्रबंधक आजकल आपदा राहत कोष में बड़े बड़े चेक देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार ढीली पड़ जाए। जैसा कि आपने क्रशरों की बात की कि क्रशर लॉबी सक्रिय हो गया है, ये लॉबी भी हाइड्रो में जो प्राइवेट लॉबी है वो भी सक्रिय हो गई है, सरकारी भी सक्रिय हो गई है। तो लेकिन जान माल से जरूरी क्या ये चीजें हो जाएंगी? सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? और आगे 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 हम तो पूरे पंजाब हरियाणा खुद तो डूबेंगे ही, जो और परियोजनाएं बन रही हैं, सतलुज बेसिन है, चाहे ब्यास है, चाहे रावी है, तो हम तो डुबो देंगे पड़ोसी राज्यों को भी। और पंजाब के मुख्यमंत्री तो पहले ही इल्जाम लगा चुके हैं। जी संजय जी। देखिए डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि केवल जांच कर लेना, जिस तरह से जो है वो लारजी के उसमें हुई, केवल जांच की लीपापोती करके जो है वो अधिकारी, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी अधिकारियों की है, और अधिकारी एक दूसरे को बचाने के उसमें जो है वो इस सारे उसको जो है वो ठंडे बस्ते में डालते चले जाएंगे। इसके ऊपर नेग्लिजेंसी का केस नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे पहले कहा, आपराधिक मुकदमा जो है वो अधिकारियों के ऊपर, हूसोएवर, अगर उसमें मुख्य सचिव आते हैं उनके ऊपर भी होना चाहिए, अगर उसके ऊपर बिजली बोर्ड के अधिकारी हैं उनके ऊपर भी होना चाहिए, कंपनी प्रबंधन, कंपनीज, सबको पार्टी बना करके जो है, जो पैसा लोगों का पशुधन बर्बाद हुआ है, जो फसलें बर्बाद हुई हैं, उन सबकी वसूली जो है वो इन परियोजनाओं से करके जो है, इन परियोजनाओं से वसूली करे सरकार, और वो पैसा उनको पहुंचे आपदा के बीच। जैसा मैंने कहा, डॉक्टर ये आजता जी भी मेरे से सहमत होंगे कि ये आपदा जो आई है, डैम से जो आपदा आई है, ये मैन मेड है।
ये कुदरत ने बारिश दी, लेकिन तकनीक हमारे पास जो तकनीक थी, जिन टेक्निक के ऊपर हम काम कर सकते थे, हमने उनके ऊपर काम नहीं किया है। इसलिए अब अधिकारी एक दूसरे की पीठ खुजलाते रहेंगे और इसको जो है वो ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर गंभीरता से ऊपर अगर सरकार गंभीर होगी तो इसको जो है भविष्य के लिए जो है वो एक ट्रेंड सेट करेगी, ताकि आने वाले भविष्य में जो है वो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। उसके लिए जो है वो सख्त कानून बना करके, अगर प्रदेश की सरकार को स्वयं भी बनाने पड़ते हैं, क्यों गाइडलाइंस फाइल नहीं, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, जांच बाद में हो, पहले मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इसके लिए जो वो सरकार को तुरंत जो है, जब बाकी चीजों के ऊपर आप कह रहे हैं ये ऐसे हुआ ये ऐसे हुआ, तो इतनी बड़ी तबाही के ऊपर आप अपना मुंह बंद कैसे रख सकते हैं? इतने दिनों से आपने देखा होगा कि मुख्य सचिव का जो है वो सिर्फ अब जाकर के जो है वो बयान आया है कि ये इस तरह से 23 में से 21 नहीं, लेकिन 15 दिन हो गए सरकार को जो है। आफ्टर ऑल इससे पहले जो है ये चीजें जो हम आज जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, चर्चा तो ये होनी चाहिए थी पथरिया जी कि इतने अधिकारियों के ऊपर जो है वो मुकदमे बिल्कुल दर्ज हो गए हैं। क्या हर चीज के लिए हम अदालतों की तरफ देखेंगे? इसलिए इसलिए प्रदेश सरकार को जो है वो समय रहते जो है इनके ऊपर अपनी इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए, अपनी दृढ़ शक्ति मुख्यमंत्री को जो है वो दिखानी चाहिए। आस्था जी, आप बोलना चाह रहे थे? नहीं, इसमें होना तो ये चाहिए था कि इमीडिएटली इनको पेनलाइज किया जाए और जो भी पेनल्टी इनसे रिकवर होती है वो जितनी अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको इमीडिएट वो फौरी तौर पे जो सरकार ने दिया उसके बाद नेक्स्ट जो किस्तें इन लोगों से वसूली जानी चाहिए। इन जितनी भी कंपनीज है हाइड्रो पावर की और जितने भी नेग्लिजेंट ऑफिसर्स हैं उनसे बिल्कुल। अमित जी, सवाल ये है कि इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज तुरंत होने चाहिए, क्योंकि ये मैन मेड डिजास्टर है, पानी छोड़ा गया है। अब सरकार की तरफ से बात तो हुई है, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए होंगे, मुख्य सचिव गंभीर हुए हैं, लेकिन अभी तक भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई भी कार्रवाई किसी भी बांध प्रबंधन के खिलाफ नहीं की है। तो ये तो तुरंत होनी चाहिए। ये कब तक मतलब इसकी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये पुनरावृत्ति दोबारा होंगी इन चीजों की? जी देखिए डॉक्टर साहब, आप इस चीज के गवाह हैं। ये पहली बार इतनी बड़ी आपदा जो है हिमाचल में बहुत सालों के बाद आई है। मुख्यमंत्री जी अगर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो आप भी इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता सकते हैं। पहले दिन से मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और उनके कैबिनेट के नहीं, सरकार की मंशा, अमित जी, हमें सरकार की मंशा की बात नहीं, हम तो एक पार्टिकुलर बोल रहे हैं कि जो मैन मेड डिजास्टर बांध प्रबंधक होने, चाहे वो सरकारी क्षेत्र है, गैर सरकारी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है, उन्होंने जो फैलाया है उन पे कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। जी नहीं डॉक्टर साहब, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि हमारे जो पहले दिन से हमारे लोग जो है, हमारे सरकार जो है ऑन धरातल पे काम कर रही है। जैसे ही उनको आउटपुट आई, जैसे अभी संजय भाई ने एक बात कही कि मन क्षेत्र में वहां पे बोला गया माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने, तो मैं उनके ध्यान में और भी बातें लाना चाहता हूँ कि इन्हीं के चुनिंदा विधायक जो हैं नूरपुर से आते हैं और उनके 7 क्रैशर हैं, जिसमें से 3-4 जो है उनके अनलीगल क्रैशर जो चल रहे हैं। जैसे उनके ध्यान में ये सारी बातें आई, मुख्यमंत्री जी ने, जब उप मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को ये सारी ऑन ग्राउंड फील्ड रिपोर्ट दी, तो उसी का फलस्वरूप था जो सारे के सारे क्रैशर जो है तत्काल प्रभाव से बंद किए गए। ये कहीं ना कहीं संजय जी भी जानते हैं, संजय भाई भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो क्रैशर लॉबिंग है, ये कहीं ना कहीं अपने ये बिल्कुल सिस्टम को घुमाते हैं। मैं उनको ध्यान में लाना चाहता हूँ, उत्तराखंड में कोई भी क्रैशर नहीं है, वहां भी त्रासदी हुई है। आप इस चीज को ध्यान में रखें कि वहां भी त्रासदी हुई है। तो सरकार ने अगर चीफ सेक्रेटरी को ये ऑर्डर दिए, नहीं, कार्रवाई तुरंत हो। अमित जी, चलिए चर्चा को विराम देते हैं, समय काफी हो गया। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि बांध जो हिमाचल प्रदेश में है, यही इन्होंने एक आपदा को बढ़ा दिया है और पानी छोड़ा गया बिना सुरक्षा मानदंडों को अपनाए हुए, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं दिया गया। हिमाचल प्रदेश का नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, वहीं पंजाब में भी इससे नुकसान हुआ, मतलब अंतर्राज्यीय हमारे रिश्तों पे भी फर्क पड़ा इससे। और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई कोई नहीं हुई है। अगर ये समय रहते, मौसम विभाग का पूर्वानुमानों के अनुसार चलते और थोड़ा थोड़ा पानी निकालते रहते, बांधों से छोड़ते रहते, तो ऐसी त्रासदी को और त्रासदी नहीं बढ़ सकती थी।
तो आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।